अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये बताइएगा कि जैसे कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी पारा चनार के ऊपर बात करी, तो ये बार-बार यही सिलसिले होते हैं, तो ये क्या सिक्योरिटी प्लान्स इनके जो है वो किस तरह के होते हैं? या अगर हम इस चीज़ को जो इंसानी खून का ज़िया हो रहा है और इतनी बड़ी मिक़दार में कि 100-100 शहादतें, 150-150 शहादतें हो रही, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कोई सिक्योरिटी प्लान बताएँगे? जी हाँ, ये तवातर से ये बात बिल्कुल रोज़ अव्वल से आया है कि इस पर्टिकुलर रूट के ऊपर ऐसे तो हम पहले बता चुके हैं कि डिकेड से ये मामला चल रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर इस साल का ही हम ले लें तो कई सौ शहादतें इस साल 2024 के अंदर यहाँ पे हुई हैं। और जो रूट मैप और रोड प्लान जो सिक्योरिटी वाइज यहाँ का है, या जो भी मौजूदा सिक्योरिटी प्लान है, वो बज़ाहिर सिक्योरिटी प्लान जो है वो एक फेलियर इंडिकेट कर रहा है। वजह ये है कि तवातुर के साथ रिपीटेडली जो है इस सिक्योरिटी प्लान के होने के बावजूद शहादतें हुई और काफ़ी नुकसान का जो है लाजमन ह्यूमन जो नुकसान है वो इरिपेयरेबल है और अनएक्सेप्टेबल नुकसान होता है। ये काफ़ी नुकसान हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी प्लान को रिवाइज करना चाहिए और उसको डीब्रीफ करके दोबारा से जो अपने फ्लॉज हैं या जहाँ जहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उसको रीइंफोर्स किया जाए, उसको रिफॉर्म किया जाए, ताकि फर्दर इस मिकदार में और इस लेवल ऑफ थ्रेट के ऊपर जो है ये जो किलिंग्स हो रही हैं इनको हम कफ कर सकें। अच्छा, जैसे हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी इस रूट को डिफाइन किया था जो पारा चनार से पेशावर तक और पेशावर से पारा चनार का जाता है, और उसमें हमने हाईलाइट किया था कि जो सिक्योरिटी कंसर्न कहाँ से शुरू होते हैं और कब तक रहते हैं। तो वो टोटल एरिया जो अगर आप उसको आइसोलेट करें और उसको रिव्यू करें तो वो टोटल एरिया 100+ किलोमीटर बनता है, जो वुल्नरेबल एरिया है, जिसकी सिक्योरिटी थ्रेट जो है कंसर्निंग हद तक जो है वो कंप्रोमाइज दिखती है और रिपीटेडली अटैक्स की नज़र के अंदर वो आता है। तो मेरी नज़र में वो 100 किलोमीटर एरिया जो वुल्नरेबल अपना थ्रेट लेवल लिया हुआ है उसको कॉर्डन करने के लिए सिक्योरिटी प्लान का जो हिस्सा होना चाहिए उसको रिवाइज करना चाहिए और उन फेलियर्स पे जिन पर जो एडमिनिस्ट्रेशन जिन फेलियर्स को बज़ाहिर सामने देख रही है उसको बिल्कुल कफ करना चाहिए और उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो हम गुज़िश्ता शब जो ये वाक़यात हुए हैं और पेशावर से चलने वाले काफिले के हवाले से, और वो अल्टीमेटली जो कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हुआ और अल्टीमेटली जो मैसेकर हुई उधर, वो अगर हम उसका रूट लें तो पेशावर से पारा चनार का रूट वही पब्बी आता है, नौशेरा आता है, अकोड़ा खटक आता है, कोहाट आता है, कोहाट टनल, दर्रा आदम खेल, दोबा और हंगू। तो हंगू पे फिर जो इस पूरे काफिले को इंतजार करना पड़ता है और वहां से फिर फर्दर पारा चिनार तक जो है वो अंडर सिक्योरिटी जो है उनको मूव कराया जाता है कॉन्वॉय की सूरत, और वही पायलट्स सिक्योरिटी क्यूआरएफ की सूरत जो है आगे और पीछे उनके चला करते हैं, और वो फिर उस कॉन्वॉय को लेके अल्टीमेटली क्रॉस ओवर कराता है। अब चाहे वो पारा चिनार से हंगू तक आए या हंगू से पारा चिनार तक जाएं, जो पिकेट है वहां पे, और वो वहां पे सारा इसी तरीके से मूव कराया जाता है कि वहाँ होल्ड होते हैं, ट्रांजिट होता है, और टिल फर्दर ऑर्डर्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन के वो मूव नहीं करते जब तक एडमिनिस्ट्रेशन साइन ऑफ क्लियरेंस नहीं देती और मूव नहीं कराती।
सिक्योरिटी वाइज अगर हम देखें तो जो ये थल पाराचनाल रोड है, ये सिंगल रोड है और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रोड का कोई रास्ता नहीं है। तो ये ऐसी रोड जो एक सिंगल रोड हो, वो जो गुजरती है वो मुख्तलिफ स्मॉल छोटे बड़े टाउन से गुजरती हुई, विलेजेस कह लीजिए, टाउन कह लीजिए, वो गुजरती हुई पाराचनार तक जाती है। और वो उसको होल्ड करना और उसको सिक्योरिटी क्लियर करना कोई इतना बड़ा हेक्टिक जॉब नहीं है। वजह यह है कि ये कोई ओपन फील्ड नहीं है, ओपन एरिया नहीं है, और बीच में छोटे छोटे टाउन आते रहते हैं। तो वो एक पब्लिकली आप उसको बड़ा उम्दगी से होल्ड कर सकते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको एडमिनिस्ट्रेशन की निगाह से देखा जाए। अच्छा, अब ये जो सिक्योरिटी प्लान, करंट सिक्योरिटी प्लान लोगों को मूव कराने का है, और लोगों को पाराचनार से पेशावर एंड पेशावर से पाराचनार जो लोग रूट लेते हैं, या उन ह्यूमैनिटेरियन जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, उनकी एम्बुलेंसेस से लेके उनकी खाने पीने के सामान और अज्जा से लेके हर चीज़ का जो भी इशू वहाँ पे क्रिएट होता है, उसको मूव कराने के लिए जो भी प्रोसीजर्स अपनाए गए थे अब तक, ये टाइम है कि इनको रिवाइज किया जाए और इनको देखा जाए कि किस लेवल ऑफ थ्रेट तक हम इसको उस लेवल ऑफ क्लियरेंस पे ले आए जहां पे ये मिनिमाइज हो सके। तो मेरी नज़र में जो अभी इस वक्त का जो इनका प्लान है वो बिल्कुल रिवीजन मांगता है, और कुछ हमारी सजेशंस हैं। अगर उस सजेशंस को मद्देनजर रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच नहीं हो सकेगी, और ये जानें बचाई जा सकेंगी। अच्छा, किसी भी सिक्योरिटी प्लान के अंदर जो जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होती है प्लान्स के हवाले से, उसको आप कह लीजिए कि प्रीकास्टेड तरीके से स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ हायरार्की दी जाती है ताकि उसको फॉलो भी किया जा सके, और इन केस उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हो सके उसकी। तो मेरी नज़र में सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए वो प्री कन्वॉय प्लानिंग का है, और उसके बाद फिर कन्वॉय की सिक्योरिटी मेजर्स, फिर उसके इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, कॉन्टिजेंसी प्लान, और उसके बाद पोस्ट कन्वॉय रिव्यू के ये पांचों फैक्टर वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो फर्दर कन्वॉय के मूव को, थ्रेट लेवल को, सिक्योरिटी को, सर्विलेंस को, मॉनिटरिंग को, और फिर सेल्फ रिफॉर्म अकाउंटेबिलिटी को मॉनिटर करेंगे। तो मेरी नजर में जो प्री कन्वॉय प्लानिंग है उसके अंदर जो पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग है। अब इंटेलिजेंस गैदरिंग कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, खासकर उस 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर जिसके अंदर ये वाकयात रोनमा होते हैं, और उसमें हम उस पहली इंटेलिजेंस गैदरिंग के अंदर जो फैक्टर्स को आइसोलेट करेंगे, उसमें पोटेंशियल टेररिस्ट स्पॉट्स जो मौजूद हैं, जहां से खतरात हमें लगता है कि यहाँ से पोटेंशियली टेररिस्ट आ सकते हैं, और जो रीसेंट पिछले कई महीनों में इंसिडेंट हुए हैं उनकी वे इन एंड वे आउट्स को मॉनिटर करने के लिए। नंबर 2 जो रूट सिलेक्शन है। अब रूट सिलेक्शन हमारे पास सिंगल है, एक ही रोड है, इतना रूट नहीं है कि उसके अंदर कई जगह से रूट निकलते हो तो हम कई रूट ले लें। तो अब क्योंकि एक ही रोड है तो रूट सिलेक्शन कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है इसके अंदर, सिवाय इसके कि आप उसमें देख सकें कि ये जो रूट है वो पॉपुलेशन के डेंसली पॉपुलेशन से गुजर रहा है, स्पार्सली एग्रीगेटेड पॉपुलेशन से गुजर रहा है, या उसके सराउंडिंग के अंदर कोई चौकियां या कोई इस तरह के हैजर्ड पॉइंट हैं जहां से इन्फ्लक्स हो सके, या इंसर्जेंट आ सकें, या टेररिस्ट उधर से आ सकें। तो वो रूट सिलेक्शन इतना बड़ा इसका एलिमेंट नहीं होता। तीसरा जो कन्वॉय की ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। वजह यह है कि आप कन्वॉय को 200 कार्स के कन्वॉय को एक साथ मॉनिटर नहीं कर सकते। तो पहली चीज जो बनती है कन्वॉय के मूव के अंदर
वो उसको आपने कन्वॉय को मिनिमाइज करना होता है ताकि उसकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, थ्रेट्स को मद्देनजर रखते हुए आप उसको मैनेज कर सकें प्रोफिशिएंटली, और कन्वॉय जो है इन केस ऑफ थ्रेट जो है वो एक सेफ हेवन उसको मिल सके। तो हमारी नज़र में 20 से 30 गाड़ियों का कन्वॉय जो है उससे ज़्यादा मूव नहीं होना चाहिए जब भी ये मूवमेंट इसको बरवकार लाते हैं। और ये एक जहाँ तक मैंने कहा कि एक 100 किलोमीटर का सफ़र है, तो आने और जाने के दोनों रूट को एक ही लेवल के ऊपर जो है मैनेज किया जा सकता है, सिक्योरिटी लेवल के ऊपर मैनेज किया जा सकता है आने और जाने के, कि एक काफिला यहाँ से निकल रहा है, दूसरा काफिला वहां से निकल रहा है, तो वो मैनेज किया जा सकता है उसको। तो चौथी चीज है उसकी व्हीकल प्रिपरेशन। इंश्योर करना होता है कि आपके व्हीकल जो है आपको तो मार्क हो, पेट्रोल उसके अंदर पूरा हो, उसके अंदर जो आप कोशिश करें कि फर्स्ट एड किट्स मौजूद हो उसके अंदर। एम्बुलेंस अगर उस कन्वॉय के साथ जाती है तो जाए उसके अंदर, एक एम्बुलेंस अगर जाना चाहती है। ये सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा होते हैं। ये जब इनको आप वाकईतन सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो उसमें एम्बुलेंस और इमरजेंसी किट्स और सप्लाईज जो हैं अवेलेबल होती हैं इन केस ऑफ थ्रेट जो है, ताकि मैनेज किया जा सके। इसी तरीके से हर पैसेंजर को ब्रीफ किया जाता है कि इन केस अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, थ्रेट आ जाए, तो उसमें कन्वॉय का प्रोसीजर क्या होगा, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, या पोटेंशियल रिस्क क्या क्या मिल सकते हैं, एक जान जाने से लेके हाथ पे गोली लग जाए उस पर। तो उनको इतना ब्रीफ हो कि वो अपने इतने वुल्नरेबल, इतने थ्रेटफुल एरिया से अगर गुजरना है जहां पे, तो वहां ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। दूसरी जो फैक्टर है वो कन्वॉय की सिक्योरिटी मेजर्स हैं। उसमें उन सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर नंबर 1 जो चीज आती है वो आर्म एस्कॉर्ट है, कि आप आर्म एस्कॉर्ट अरेंज करेंगे, आप चाहे वो पैरामिलिट्री हो, चाहे वो पुलिसिंग से हो, चाहे वो मिलिट्री से ताल्लुक रखते हो, जो भी है, जो भी सिक्योरिटी, जो भी आपकी हुकूमत सिक्योरिटी प्रोविजंस अपनी हैसियत देखते हुए, अपनी जरूरियात देखते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट देखते हुए दे रही है, उनको आपने देखना है कि ये जो सिक्योरिटी है वो एज पर यानी आर्म एस्कॉर्ट के मुताबिक है या नहीं है। दूसरी, जो कन्वॉय कमांडर है उसको जरूर अपॉइंट करें, और जो कि किसी भी इमरजेंसी में वन मैन शो, वन मैन ऑर्डर का जो है रोल अदा करे और उसको सब लोग फॉलो करें। ये नहीं कि उसको फॉलो किए बगैर जो है एक्शन हो या रिएक्शन हो उसका। तीसरी चीज, कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका बीच में मौजूद हो। ये रेडियो के जरिए भी होता है, ये सैटेलाइट के जरिए भी होता है, फोन्स आजकल अवेलेबल हैं, फोन्स के जरिए है, ताकि कन्वॉय एक दूसरे से अटैच्ड रहे, और कन्वॉय जो है एक दूसरे से अटैच भी रहे, और उन रूट जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, अगर पैकेट्स हैं तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसको आने वाली गाड़ियों को ओके दे सके उसको। तो ये एक तरीकेकार कम्युनिकेशन नेटवर्क का बिछाने का भी है कि वो दोनों तरफ बाकायदा मौसर किस्म का हो। दूसरा, व्हीकल पोजिशनिंग है, कि जो आपके व्हीकल हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कहाँ पोजिशनड होंगे इन केस, तो वो इन रूट आपके पास ऐसी डेस्टिनेशन हो जो सेफ हेवन प्रोवाइड करती हो इन केस अगर ऐसा कोई अटैक, कोई जिसे कहना चाहिए कि कोई अटैक होता है, तो ऐसी सूरत के अंदर कई व्हीकल जो हैं उनको कहाँ पार्क किया जाएगा, लोगों को कहाँ सेफ हेवन दी जाएगी, तो वो आपके पास डिफाइन एरियाज जो होते हैं होने चाहिए उसके अंदर। पांचवी चीज ये है कि उसमें स्पीड एंड डिस्टेंसेस, ये सेफ स्पीड और सेफ डिस्टेंसेस को मेंटेन करना जो कॉन्वॉय की है वो बहुत जिम्मेदारी होती है। और मेरी नज़र में 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो कंट्रोलेबल स्पीड है, और 20 से 30 मीटर का जो डिस्टेंस है वो किसी भी एक व्हीकल के दरमियान में होना चाहिए, ताकि मूवमेंट उसकी जो है सेटिस्फैक्टोरली लेफ्ट राइट हो सके इन केस अगर ऐसा फैक्टर सामने आता है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स जो इसके अंदर मद्देनजर रखने चाहिए, उसमें अटैक रिस्पॉन्स क्या होगा, कि इन केस ऑफ अटैक इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स क्या होंगे। अगर अटैक हो जाता है और गाड़ी का ड्राइवर इंजर हो जाता है, तो अब वो गाड़ी, उसमें जो लोग बैठे हैं उसको इवैक्यूएट करेंगे, जख्मी है, मर गया है, ऐसी कंडीशन है कि मोबिलिटी नहीं की जा सकती, फायरिंग हो रही है, इन सारी कंडीशंस के अंदर जो अटैक रिस्पॉन्स होता है
उसको आपने जो है इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत वो लोग जो अंदर मौजूद हैं, उसके साथ मौजूद हैं, उन वो वाकिफ हो, उनको पता हो कि हमने कैसा ऐसी सूरत के अंदर रिएक्ट करना है। देखिए ये स्टडी देने का मकसद ये है कि एक जगह जो इतनी वुल्नरेबल है और उसमें ये अगर अब डिफाइन तरीकेकार है कि अब आपने जिंदगी भर ऐसे ही जाना है या इसी तरह की सिक्योरिटी फेस करनी है, तो फिर ये चीजें सीखनी होंगी, इन चीजों को सामने रखकर समझना होगा। तो मेरी नजर में कि अगर किसी का व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपके पास स्पेयर व्हीकल हो ताकि वो जो है उसको खींच सके या दूसरे को आप लोगों को शिफ्ट कर सकें, ये इंपॉर्टेंट होती है। पूरा कन्वॉय मुतासर हो जाएगा और आपको वहां पे रुक जाना पड़ेगा। तो ये व्हीकल ब्रेक डाउन, ये सब चीजें देखनी होती हैं। उसके अंदर मेडिकल इमरजेंसीज को डील करने के लिए इन केस जो है वो, जैसे मैंने कहा कि एक एम्बुलेंस हो और ऐसा स्टाफ मौजूद हो, इसलिए कि आफ्टर ऑल ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि जब स्टेट आपको ये सर्विसेज दे रही है कि जी हमने एस्कॉर्ट करके लेकर जाना है, बगैर उसके आप नहीं जाएंगे, तो ये फिर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि उसके साथ स्टेट फिर एम्बुलेंस सर्विस भी दे और वो स्टाफ भी दे, ताकि जो इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है वो एक्ट कर सकें और रिएक्ट कर सकें। दूसरा कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन है। उस कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन को भी मद्देनजर रखना है कि बाज दफा जो होते हैं सिग्नल्स आउट हो जाते हैं, और नहीं तो उस केस के अंदर, ऐसी सूरत के अंदर अगर सिग्नल आउट हो जाते हैं तो एक गाड़ी अगर 20 से 30 मीटर पे आगे चल रही है तो पूरा किलोमीटर के ऊपर तकरीबन ये चीजें होती हैं। तो कम्युनिकेशन को, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशंस को कैसे मद्देनजर रखना है, हैजर्ड जलाने, लाइट जलानी है और कोई हैजर्ड लाइट्स वगैरह को गाड़ियों पे लगाकर, ताकि एक दूसरे को वो किया जा सके, फॉलो किया जा सके, या ड्राइवरों की वो तरबियत कि वो कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन करेंगे, एक गाड़ी क्यों रुक गई। तो ये पूरे कम्युनिकेशन हैजर्ड्स को आपने उसमें देखना होता है। चौथी चीज कंटीजेंसी प्लान है उसका, उसमें आप ऑल्टरनेटिव रूट्स देखते हैं कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव रूट है जो हैजर्ड्स को बचा के ले जाया जा सके। इस केस में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर सेफ हेवन की एसेंशियलिटी है कि सेफ हेवन होना बहुत जरूरी है। ऐसी जगह जहाँ पे अटैक हो जाए, ऐसी जगह जहाँ पे वो पार कर सकें गाड़ियां, लोगों की जिंदगी बच सके, वो बहुत जरूरी है। इमरजेंसी सर्विसेज की जो चीजें हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो या फायर फाइटर हो या इसी तरह की दूसरी चीजें हो, ट्रेंड स्टाफ हो, तो ताकि वो जो लोगों को लुक आफ्टर कर सके। दूसरा जो पोस्ट कन्वॉय रिव्यू है वो इसेंशियल पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जब वो जाती है और वापस एक छोड़कर आती है तो उसको रिव्यू करना चाहिए कि इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जो 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 हमारे जो तकलीफ सामने आई या जो रिफॉर्म्स करने हैं वो अब क्या करें और कैसे करें। तो मेरी नजर में वो डीब्रीफिंग जो है बहुत जरूरी है। उसके लिए इंसिडेंट रिपोर्टिंग, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाए तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। और लेसन लर्न के लिए जो है रिव्यू ऑफ द कॉन्वॉय, जो आपका स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया है कि उसमें कामयाब सफर था जिसमें ये तमाम हैजर्ड से बचाकर लोगों को ले गए, या किसी जगह के ऊपर वो तकलीफ आई तो उसको अगले कन्वॉय के साथ, क्योंकि जाना आना तो इसी तरीके कार के ऊपर मबनी है। तो मेरी नजर में वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसका बहुत बड़ा रोल है, उसको ट्रेन करने का बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट का, खासकर इस ऐसे मौकों पर और इस माहौल में जहां एक पूरे शहर की पॉपुलेशन जो है सफर कर रही है 100 किलोमीटर के रूट के ऊपर, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बिलाशुबा हुकूमतों की है, बिलाशुबा गवर्नेंस करने वाले स्टेट की होती है, और लोगों की भी अपनी हिफाजत करने की तरीकेकार होता है। अगर स्टेट जहां पे कंप्रोमाइज होता है, स्टेट जहां पे वो फैसिलिटीज को प्रोवाइड नहीं कर पाता अपनी फाइनेंशियल एलिमेंट्स की वजह से या किसी और एलिमेंट की वजह से, वहां वो स्टेट रिक्वेस्ट कर सकता है लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और ये जो फाटा है या इससे एफिलिएटेड एरियाज हैं, इसके ट्रेंड लोग हैं। तो अगर इनसे खुद ही आप एक पुलिसिंग तरीकेकार के ऊपर इन रूट जो है रजाकार क्रिएट करें, तो इन रूट भी ये जो है गवर्नमेंट की हेल्प के लिए रजाकार जो है मौजूद हो सकते हैं इन सपोर्ट, और गवर्नमेंट जो है उसमें गवर्नमेंट को काफी फायदा हो जाएगा। और ये जो एक फोकस, एक बैकलैश पड़ता है वो उससे बच सकेगी। अच्छा, अब ये हम अगर इसको समराइज करें तो इस पूरे
जो हम रूट देना चाहते हैं उसको समराइज करेंगे और हम अपना ऐड ऑन करेंगे। अगर हमारे इन लफ्ज़ अल्फाज से हमारे इन जो सजेशंस हैं इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है तो ज़रूर उठाया जाए और आने वाले वक्त के अंदर जो है लोगों की हिफाजत के मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल गौर, अगर ये गौर तलब हैं तो गौर करना चाहिए हुकूमत को और इवन उन लोगों को भी जो इस सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस में मददगार हैं। मेरी नज़र में जो एडवांस प्लानिंग जो होती है उसमें वही फैक्टर्स होते हैं कि जिस वक्त रूट ने निकलना है उसमें एडवांस इंटेलिजेंस जो है और पोटेंशियल थ्रेट जो है वो नंबर 1 पता होना चाहिए। सेफ रूट का आप स्केड्यूल दें और लोकल अथॉरिटीज़ और सिक्योरिटी अराउंड दी एरिया, अगर हर जो एरिया होता है उसका एक थाना होता है, वहाँ उन लोगों के थानों का ये मतलब है कि वो उस दौरान में जब वो काफिला वहाँ से गुजर रहा है उस थाने की जिम्मेदारी है कि वो अपने एरिया को क्लियर करा कर दे। तो ये बिल्कुल वाज़ेह और इसी तरीके से जो है गवर्नमेंट की तमाम फंक्शनरीज काम करती हैं। दूसरा ब्रीफिंग एंड ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग सिक्योरिटी के ऊपर मामूल हैं, प्रोटोकॉल्स में मामूल हैं, इमरजेंसी के ऊपर उनको तयन किया गया है, तो वो लोग जो हैं सिक्योरिटी पर्सनल के तौर पे इमरजेंसी रिस्पांस से वाकिफ हों और अपने काम को बखूबी जानते हों। दूसरा जो कॉन्वॉय की ऑर्गेनाइजेशन है, जब आप कॉन्वॉय को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये नहीं मैनेजेबल है कि आप 100-200 गाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल कॉन्वॉय को जो है मूव कराएं। उससे बेहतर तरीक़ेकार ये है कि आप जो है 20 से 30 गाड़ियों पर व्हीकल्स के ऊपर मुश्तमिल कॉन्वॉय को मूव कराएं और उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है 20 से 30 कॉन्वॉय आप देख लें कि कितने कॉन्वॉय मूव करेंगे और किस तरीके से वो स्केड्यूल करें, शेड्यूल दें, लोगों को सिलेबाई दें, उनको उस करिकुलम पे लोग एक्ट करें, उसी हिसाब से मूव करें। ये नहीं कि 200 आदमी एक जगह के ऊपर पहुंच गए, आप उनको बताएं एक दिन में 50 सुबह मूव करेगा, 50 शाम को मूव करेगा, एक आने वाला जाएगा, एक जाने वाला जाएगा। तो एक तरीके कार एक स्केड्यूल कर देंगे तो लोगों के लिए आसानी होगी। इमरजेंसी एक अलग शिफ्ट है, वो एक अलग चीज होती है। कॉन्वॉय ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर एक कॉन्वॉय का लीडर हो जो आपको लीड करता है उसको। इसी तरीके से कॉन्वॉय के अंदर एक मिडिल रोल अदा कर रहे होते हैं जो कॉन्वॉय के आगे और पीछे दोनों तरफ रोल ओवर कर रहे होते हैं और आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उसको कॉन्वॉय को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए कि बीच की तमाम चीजें एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर है। उसके अलावा डिफेंसिव मेजर्स जो हैं वो लेने होते हैं, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल अगर आपके पास है तो वो होनी चाहिए बिल्कुल आर्मर्ड व्हीकल। बीच के अंदर एक आर्मर्ड व्हीकल दे देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वो जो कॉन्वॉय के साथ चल रही हो। दूसरा ये कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, दूसरे सप्लाईज हैं जो नेसेसरी होते हैं। बीच में किसी को प्यास लग रही है, पानी चाहिए, कहीं रुकना है, 2 घंटे 3 घंटे का सफर है, पेशाब लगा है किसी को, तो वो आपके पास सेफ जगह हो जहाँ पे आप रुके हैं और जहाँ के ऊपर ऑलरेडी प्लान सिचुएशंस में डिफेंसिव मेजर्स लिए हुए हों। इसी तरह इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हर लोगों को पता हो, जो कन्वॉय में शामिल हैं उनको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स क्या हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ इमरजेंसी या और कोई इमरजेंसी जो गैर ज़रूरी जो जैसे कहा कि थ्रेट हो गई और किसी ने एम्बुश किया है, तो ऐसी सूरत के अंदर लोग फेमिलियर हों कि हमने करना क्या है और किस लेवल के ऊपर रिस्पॉन्स करना है। फ्यूल एंड मेंटेनेंस जिम्मेदारी है, हर गाड़ी के फ्यूल, हर गाड़ी का मेंटेनेबिलिटी के ऊपर हो, जिनको आप मूव करा रहे हैं सप्लाईज उनकी पूरी हो। उसके अलावा भी चीज़ें आप मेंटेन की जा सकती हैं, ठीक है, आप उसको पेट्रोल लेकर नहीं चल सकते, लेकिन ये कि ये ज़रूर गार्ड किया जा सकता है कि जैसे आप मूव कर रहे हैं आप ये चीज़ों को लुक आफ्टर करें। दूसरा जो एस्कॉर्ट्स हैं उनको गार्ड सिर्फ आगे और पीछे नहीं होते, वो आपको मल्टीपल जगह के ऊपर बीच में भी आर्म्ड मैन जो है, आर्म पर्सनल्स जो हैं चेन ऑफ गार्ड्स के तौर पे आपको रखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसी तरीके पर ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस हैं जिसके अंदर बच्चे हैं, छोटे औरतें हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए वाटर, मेडिकल केयर, कोई एकदम से
तकलीफ हो जाए, टेंस जा रहा होता है आदमी, दिल का दौरा पड़ गया, तो ये सिचुएशंस हैं। तो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए वो नर्सिंग, इस लेवल का नर्सिंग जो या एम्बुलेंस इस लेवल का जो उसे लेके मूव कर सके, अलग से मूव कर सके। तो ये इसलिए एम्बुलेंस एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़रूरी फैक्टर है। दूसरा, जैसे हमने पहले कहा था कि इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए कि ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जो जंगलों से गुजरना है, ये तो शहर है, एक रोड बाकायदा प्रॉपर है, बीच में टाउन्स आ रहे हैं, उसके अंदर आपके अपने लोग इंटेलिजेंस के तौर पे दाएं बाएं हर 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 100 मीटर पे, 200 मीटर पे, 500 मीटर पे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के ऊपर जो है, एक 100 किलोमीटर तो कोई डिस्टेंस नहीं, 5 किलोमीटर के ऊपर जो है, अगर आप एक गांव आता है और वहां पे आपकी इंटेलिजेंस ऐसी है कि वो ऑल ओके रिपोर्ट दे रहा है, तो 5 किलोमीटर पहले ही आपको पता है कि जी एरिया क्लियर है। तो ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि जिसको रोका जा सके, वो एकदम से आगे ऊपर से गिरते नहीं है, ऊपर से कूदता नहीं है टेररिस्ट किसी ना किसी रूट से आता है, तो उसको होल्ड करना और हडल देना, ये बड़ी साइकोलॉजी है, बड़ा आराम से किया जा सकता है, इतना बड़ा उसमें साइंस नहीं है। दूसरा, जो जर्नी मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है कि आप जो है रूट को शेड्यूल करें, स्टॉप ओवर्स को शेड्यूल करें, कन्वाय की प्रोग्रेस के लिए मैनेजर्स आपके हों, जैसे मैंने कहा कि गाड़ियां घूम रही हों, गाड़ी नहीं तो स्कूटर घूम रही हो, जो मुख्तलिफ ज़रूरत के वक्त आगे पीछे मूव कर सके उसके साथ। तो ये आप एज पर नेसेसिटी उसको क्रिएट करते हैं, जो जैसी थ्रेट होती है उसी हवाले से आप उसको मोबिलिटी देते हैं। फिर लो प्रोफाइल, ये आप अपने केस को ज़्यादा आपके सफ़र को, अब यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि अपने सफ़र को कॉर्डन कर दें या बताएं नहीं कि किस वक्त जाएगा और किस वक्त आएगा कन्वॉय, तो ये तो आपको शेड्यूल करना ही पड़ेगा, और वो शेड्यूल जो है फिर लीक होती है इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन जो है तो उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन आपको देखना होता है। ये लॉ सिक्योरिटी एजेंसीज और ये वो लोग जो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, उनका काम होता है कि वो क्या प्लान तरतीब दे रहे हैं और किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कराएंगे। इसी तरीके से लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन है, जिसके अंदर वही जैसे मैंने कहा फूड, फ्यूल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं, और वो एक लुक आफ्टर कर रहा होता है आदमी। मेडिकल रिस्पांस टीम इसी तरीके से है, वो भी इसी तरह मेडिकल की एक एम्बुलेंस और उसके साथ एसोसिएटेड स्टाफ जो है वो लुक आफ्टर करेगा। नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आप डिटेल करते हैं। नेविगेशन के अंदर जितने रिसोर्सेज और सोर्सेज आपके पास मौजूद होते हैं, और कम्युनिकेशन आजकल जो है GPS गाड़ियों में लगा हुआ है, तो ये बहुत आसान होता है इन चीज़ों को देखना। वो आपका आगे का रश बता देगा, आगे का हडल बता देगा, सारी चीज़ें ये बताई जा सकती हैं। तो ये फिर मैं ये कहूँगा ये इतना कोई मुश्किल तरीक़ेकार नहीं है जिसके ऊपर आप एक 100 किलोमीटर को जो डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकते। ऑपरेशनल सिक्योरिटी के अंदर, कन्वॉय के अंदर, आप इंटरनल कन्वॉय के अंदर भी ऐसे लोग रखते हैं जो बीच में असला बरदार होते हैं, और आगे और पीछे जिस तरीके से वो भी होते हैं। दूसरा ये कि लिमिट करें एक्सेस, बीच की जो इंफॉर्मेशन होती है उनको आदमी लिमिट करता है। पैसेंजर मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो यही है कि उनको पता होना चाहिए पैसेंजर्स को कि हम जिस रूट से गुजर रहे हैं वो रूट जो है वो उस रूट के ऊपर हैजर्ड्स शामिल हैं, और हमें कोई भी क्विक रिएक्शन करना पड़े तो हम उसके लिए पार्शली कम से कम ट्रेंड हैं। दूसरा, जो क्विक रिएक्शन फोर्स है वो उसका काम यही है कि इनकेस जिस लेवल का और जिस लेवल से या जिस एरिया से थ्रेट फील हो उस एरिया के अंदर मूव करे, और फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड जो है वो क्विक रिएक्शन फोर्स जो है होगी, और वो जो है बकिया लोग जो हैं वो फेमिलियर हों कि हमने सेफ हेवन कैसे लेनी है और कहाँ लेनी है और किस तरह की तरीके से बचना है। दूसरी चीज़ जो रिस्क असेसमेंट है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। अपडेट करें रिस्क असेसमेंट को, सिक्योरिटी सेफ्टी को इंश्योर करें, वो ये फिर सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्टिकल ऑपरेशंस जो हैं वो कैसे हैंडल होने हैं वो फिर उन्हीं लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टैक्टिकली इसको स्ट्रेटेजिकली देख रहे हैं, इसको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इन सब चीज़ों में यूनिफाइड कमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक आदमी की सुनना, एक आदमी के उस पर चलना, डिक्लेयर्ड SOP पे चलना, डिक्लेयर्ड गिवन गाइडलाइन के ऊपर चलना, ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसपे लोग फेमिलियर होने चाहिए, इंतज़ामिया को फेमिलियर होना चाहिए, इंतज़ामिया को इंश्योर करना चाहिए। वेदर और इन्वायरमेंट का आमतौर के ऊपर पता होता है, और हालात आजकल वेदर फोरकास्ट जो है वो अवेलेबल होती है।
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऐसी सूरत के अंदर जहाँ पे वाकया हो जाए तो अब वहां से एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है, लोगों को हटाना कैसे और इवैक्यूएशन कैसे करनी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम ये कह रहे थे कि जो एम्बुलेंस सिस्टम है उस या तो एक एम्बुलेंस तो साथ जा रही है, लेकिन बाकी गाड़ियां डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, गाड़ियां स्पीड में होती हैं, गाड़ियां दीवारों पे लग जाती हैं, इंजन स्टार्ट नहीं होते, लोग उसमें मर जाते हैं, जो बच जाते हैं उनको चलानी नहीं आती। देयर आर फैक्टर्स। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप लेवल ऑफ थ्रेट के ऊपर काम करते हैं और लेवल ऑफ थ्रेट के ऊपर जो उस हिसाब से आप अपना वर्कआउट करते हैं। हमने अब तक जो यूनाइटेड नेशंस ने जो तरीकेकार दिया है या यूनाइटेड नेशंस ने जो पुलिसिंग की सिक्योरिटी की जो प्रोविजन के गाइडलाइंस दी हैं उसमें 100% के काफिले के ऊपर अगर आप जा रहे हैं उसमें कितनी पुलिस होनी चाहिए या कितना सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से उन्होंने उसको मैनेज किया कि थ्रेट लेवल क्या है, उस थ्रेट लेवल के हिसाब से जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग और शेरख्वार औरतें, उसमें थ्रेट लेवल आपने देखना है उस और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंसर्जेंट या वो लोग जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके लेवल ऑफ थ्रेट से कि वो क्या थ्रेट है उस लेवल से आप पुलिसिंग और पिकेट्स और इस तरह की चीज़ों का जो है सिक्योरिटी प्लान देते हैं। उसमें रूट और टेरेन, अब वो रूट एक ही है, टेरेन भी वो पहाड़ी है, कन्वॉय कंपोजिशन कितनी होनी चाहिए, कितने व्हीकल होने चाहिए, ये सब रिसोर्सेज के हिसाब से मिनिमाइज हों और वो हों जो कंट्रोलेबल हों। पुलिस ट्रेनिंग इक्विप्ड हों, पुलिस वाले इक्विप्ड हों, जो आपके साथ पैरामिलिट्री है वो इक्विप्ड हो, वो उनकी अपनी लाइफ भी जो है उनको सिक्योर किया जाए, वो अपना गार्डेड हों और उनके पास जो है ये सारी रिसोर्सेज हों जो वो इन केस ऑफ एक्शन जो है वो रिटेलिएट कर सकें। तो जनरल गाइडलाइन जो यूनाइटेड नेशन की है वो एक पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि 10 से 20 आदमियों पर एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, और अगर वहां पे लो रिस्क एरिया है और अगर मीडियम रिस्क एरिया है तो एक पुलिस ऑफिसर 5 से 10 आदमियों पर होगा, और एक अगर हाई रिस्क एरिया है तो वो एक पुलिस ऑफिसर 2 से 5 पर्सन के ऊपर होगा। अब ये एक आइडियल कंडीशन के अंदर है कि तो अगर 100 आदमियों का कन्वॉय है तो उसमें 20 से 50 पुलिस वाले नेसेसरी होते हैं, और उस 200 आदमियों में इसी तरीके से 100। तो आप जब इतनी बड़ी मिकदार में पुलिस या वो रिटेलिएट करने को मौजूद होती है तो आने वाले 6, 8, 10 आदमी को पता होता है कि हम इतना नुकसान नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि उसके अंदर इतना। लेकिन जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कंटिजेंट बार बार नहीं सप्लाई की जा सकती, ना कोई गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उसका अपने ऑल्टरनेटिव प्लान अपने रूट को देखते हुए, अपनी अपनी फैसिलिटेशंस को देखते हुए, अपनी नेसेसिटीज और अपनी जो आपके पास अवेलेबिलिटीज हैं उनको देखते हुए आप उसको सिक्योरिटी प्लान देते हैं, और वो मेरी नज़र में रिस्क असेसमेंट जो है उसका वो होता है। अब हमारी सजेशन ये है कि अगर ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर अगर आप पिकेट बनाते हैं तो एक पिकेट फर्ज कर लें आप 5 किलोमीटर के ऊपर बनाते हैं या 10 किलोमीटर के ऊपर बनाते हैं तो 10 पिकेट जो है सफिशिएंट होती हैं जो इस रूट को लुक आफ्टर कर सकें। दूसरी चीज जो हम सजेस्ट करेंगे वो ये करेंगे कि आजकल एरियल उसमें आप देख रहे हैं कि ड्रोन आ रहे हैं, तो एक ड्रोन जो है वो अच्छे खासी ज्योग्राफी या अच्छे खासी एरिया को कवर कर लेता है। तो एक पिकेट से अगर एक ड्रोन जो है वो अगले 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक जो है डिस्टेंस को कवर करके आपके सिक्योर करके दे रहा है, तो ये 10 पैकेट जो है आपके टोटल रूट को एरिया क्लियर करके दे देंगे कि यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती या नहीं हो रही जिसके ऊपर ये जो है थ्रेट लेवल हो। तो मेरी नजर के अंदर कि उन 10 पैकेट्स के अंदर अगर आप सिर्फ ड्रोन ऑपरेट करके भी अगर लुक आफ्टर कर लें तो हर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पहले आपको अगले 5 किलोमीटर की सेफ्टी फैक्टर्स मिल जाता है, और लोगों का जो आना जाना है वो एक सेफ तरीके कार के ऊपर मबनी हो जाएगा। और इस तरीके से जो बेजा जानों का नुकसान है, चाहे वो फौजियों की हो, चाहे वो सिपाहियों की हो, चाहे वो सिविलियंस की हो, चाहे वो एथनिक या किसी सेक्टेरियन ग्राउंड के ऊपर हो रही है, इसलिए कि ये वो चीजें हैं जो कोई मुल्क, कोई हुकूमत, कोई एडमिनिस्ट्रेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी नज़र में ये चंद वो चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि एज ए सजेशन जो है वो इनको कंसिडर किया जाए,
पिकेट्स की कंसिडरेशन को सामने रखा जाए, एक 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर 10 किलोमीटर पे अगर एक पिकेट बन जाती है, बीच बीच में गांव आते हैं, बीच बीच में स्टेशन, पुलिस स्टेशन आते हैं, वहां पे बिल्कुल ऐसी डिप्लॉयमेंट की माइनर एंड मेजर पिकेट्स के तौर पे की जा सकती है। अपने अपने एरिया से सारे पुलिस वाले क्लियर करके क्रॉस ओवर करवाएं। तो ये मुमकिन नहीं है कि ड्रोन्स, कैमरा, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के सारी चीजों की मौजूदगी के अंदर कोई खुदा न खासा इस तरह का हैजर्ड हो जिसके अंदर इस तरह जानों का दिया जो है वो रोजाना का जो एक तमाशा हुआ हुआ है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।